हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से फिर जुड़े। हम लोग अगली क्लास में स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके निर्वचन, उसके कार्य और अधिकार के बारे में जाना। आज हम लोग संघीय सरकार का संघीय संसद से संबंध और स्विस चांसलर के बारे में जानेंगे। स्विस चांसलर एक वहां संघीय सरकार और संघीय संसद की सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट या सचिवालय के का एक चांसलर का पद होता है, उसके बारे में जानेंगे कि उसका क्या काम है। तो आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट विथ फेडरल पार्लियामेंट, संघीय सरकार का संघीय संसद से संबंध। संघीय सरकार को स्वीस शासन व्यवस्था की एक विलक्षण संस्था कहा जाता है और उसकी यह विलक्षणता सबसे अधिक व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद के साथ उसके संबंध में देखी जा सकती है। संघीय सरकार और संघीय संसद का यह आपसी संबंध ना तो पूरी तरह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अनुरूप है और न ही अमेरिका की अध्यक्षीय व्यवस्था के। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को कठोर रूप में अपनाते हुए कार्यपालिका अर्थात यानी कि मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को अमेरिकी संघ की व्यवस्थापिका अर्थात मतलब कांग्रेस से, अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, अर्थात कांग्रेस से बिल्कुल अलग रखा गया है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण के काम में भाग नहीं लेते। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और विचार विमर्श में भी भाग लेते हैं तथा मतदान के अलावे अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के बैठकों में भाग लेते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं, सिवाय वोट देने का सभी तरह के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधियों के तो सभी प्रारूप संघीय सरकार द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं और निजी सदस्यों द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले विधेयक भी सबसे पहले संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में पहल करने का यानी कि शुरुआत संघीय सरकार के द्वारा ही की जाती है और संघीय सरकार कानून निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। कार्यपालिका द्वारा कानून निर्माण के कार्यों में
भाग लेने की यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इसके साथ ही यह ब्रिटिश व्यवस्था से इस रूप में अलग है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य जो होते हैं वो संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि संघीय संसद के सदस्यों में से ही संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन होता है और निर्वाचन के साथ उनको पद छोड़ना पड़ता है। और व्यवस्थापिका में पराजित होने पर उन्हें पद त्याग करना होता है। यानी कि ब्रिटेन में अगर कोई विधेयक पार्लियामेंट में रखे सरकार और वो विधेयक पारित नहीं होता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लावेल ने इन दोनों स्विस संस्थाओं के आपसी संबंध की इस विशेष प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए लिखा है कि स्विस संघीय सरकार का सदस्य एक वकील अथवा वास्तुकार की तरह है, उसका राय लिया जाता है और आमतौर पर उस पर ध्यान भी दिया जाता है। लेकिन अगर उसका नियोजक उसके परामर्श के विरुद्ध ही कार्य करने की जिद करे तो वकील तथा वास्तुकार से अपनी वृत्ति यानी कि अपनी आदत प्रवृत्ति छोड़ देने की बात नहीं सोची जा सकती। दरअसल में ऐसा करना असंवैधानिक समझा जाता है। जहां तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक नियंत्रण का प्रश्न है, इस संबंध में संवैधानिक स्थिति एक तरह की है और वास्तविक स्थिति दूसरे ही प्रकार की है। मतलब कि ये जो कहा गया है इसके संबंध के बारे में, उसका सैद्धांतिक रूप क्या है और व्यवहारिक रूप क्या है, कि यानी कि सैद्धांतिक रूप से क्या कहा गया और व्यवहार में क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसकी संवैधानिक स्थिति की। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार संघीय संसद में ही राजमंडल की सर्वोच्च सत्ता निहित है, यानी कि उसी के पास सत्ता है, ताकत है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार विदेशी मामलों, सशस्त्र बलों, सेनाओं अथवा सार्वजनिक प्रशासन के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो संघीय संसद के पूर्व आदेशानुसार यानी कि पहले से लिए गए अनुमति के आधार पर करती है, या कार्य कर चुकने यानी कि काम कर देने के बाद इन पर संघीय संसद का अनुसमर्थन प्राप्त कर लेती है। संघीय संसद संघीय सरकार को आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे देती है और जब चाहे
तब उसे वापस ले सकती है। वह प्रस्ताव तथा आदेशों द्वारा संघीय सरकार के कामों पर नियंत्रण रखती है। संघीय सरकार के सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संघीय संसद करती है। संघीय संसद के विघटन यानी कि संघीय संसद जब भंग हो जाता है, वैसी स्थिति में संघीय सरकार का भी विघटन हो जाती है और संघीय सरकार अपने कार्यों का सालाना विवरण संघीय संसद के सामने पेश करती है। संविधान के इन उपबंधों से ऐसा महसूस होता है कि संघीय सरकार जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वे मौलिक रूप से संघीय संसद की ही है और संघीय सरकार उनका प्रयोग संघीय संसद के एक अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में करती है। जुर्चर के अनुसार शीर्ष संविधान का सिद्धांत ऐसा मालूम होता है कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतंत्र या सहयुक्त कोऑर्डिनेट शाखा न होकर संघीय संसद की सेविका है। इसी प्रकार प्रोफेसर डायसी ने लिखा है कि संघीय सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह संघीय संसद द्वारा निर्धारित नीति को, जो आखिरकार राष्ट्र की ही नीति है, क्रियान्वित करेगी। संघीय सरकार उसी प्रकार से संघीय संसद के आदेशों पर चलती है जिस प्रकार किसी दुकान के गुमस्ते या सेल्समैन से यह आशा की जाती है कि वह अपने मालिक की आज्ञाओं का अवश्य ही पालन करेगी। तो ये थी सैद्धांतिक स्थिति। अब बात हम लोग करेंगे वास्तविक स्थिति, एक्चुअल यानी कि व्यवहारिक स्थिति की। वास्तविक स्थिति स्विट्जरलैंड में भी इस संबंध में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर है। वर्तमान समय में दुनिया के लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो गई है और स्विट्जरलैंड भी कोई इसका अपवाद नहीं है, यानी कि वहां भी वही हाल है। सिद्धांततः संघीय सरकार संघीय संसद की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और संघीय संसद से नियंत्रित होने के बजाय यह संघीय संसद पर नियंत्रण रखने लगी है। अन्य राज्यों के समान ही स्विट्जरलैंड में भी लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लिया गया है और इसके कारण संघीय सरकार के काम इतने बढ़ गए हैं कि संघीय संसद अपने अल्प समय यानी कि थोड़े थोड़े समय पर ही संसद चलती है और सामान्य योग्यता के आधार पर इन सभी कामों पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। विधायी क्षेत्र में भी यही स्थिति है। संघीय सरकार के सदस्य मत देने के अलावे कानून निर्माण की सारी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संघीय संसद की तुलना में परिषद के सदस्यों के अधिक योग्य और अनुभवी होने के कारण कानून निर्माण का काम बहुत हद तक
सरकार के विवेक के अनुसार ही संपन्न होता है। संघीय सरकार के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं और अनेक बार उनका पुनः यानी कि दोबारा निर्वाचन होता है। इस लंबी पदावधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा और शासन कुशलता बहुत बढ़ जाती है और व्यवहारिक राजनीति में उनका नेतृत्व स्थापित हो गया है। इस तथ्य ने ही प्रशासन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्र में संघीय संसद की तुलना में संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। वस्तु स्थिति ये है, यानी कि असल चीज ये है कि संघीय संसद ने स्वयं ही अपनी सीमाओं को समझ लिया है और रैपार्ड के शब्दों में संघीय संसद के संवैधानिक अधिकार के होते हुए भी आज नेतृत्व स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के हाथों में चला गया है। इसी प्रकार ब्राइस ने लिखा है कि वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेविका होते हुए भी व्यवहार में संघीय सरकार ब्रिटेन की मंत्री परिषद के समान और फ्रांस की कुछ मंत्री परिषदों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। यह पथ प्रदर्शक भी है और साधन भी है। तो ये थे संघीय सरकार और संघीय संसद के बीच का संबंध। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी स्विस चांसलर। स्विस संविधान में एक चांसलर की व्यवस्था की गई है। वह 4 वर्ष के लिए संघीय सभा के दोनों सदनों द्वारा एक संयुक्त बैठक में चुना जाता है। संघीय सचिवालय फेडरल सेक्रेटेरिएट का वह अध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए एक उप चांसलर यानी कि वाइस चांसलर भी होता है। चांसलर संघीय संसद तथा संघीय सरकार दोनों के सेक्रेटरी यानी कि सचिव के रूप में काम करता है। वह दोनों का सारा रिकॉर्ड रखता है। वह संघीय सरकार की बैठक में भाग लेता है और सरकार के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करता है। वह संघीय संसद की बैठकों में भी भाग लेता है और विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। जनमत संग्रह की भी वह व्यवस्था करता है। वह सारी असैनिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस का प्रधान है। वह संघीय संसद की कार्यवाही का अनुवाद संघ की 4 भाषाओं में करता है। वहाँ 4 भाषा में किसी भी काम का होता है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच, जो कि खुद स्विट्जरलैंड की लैंग्वेज यानी कि भाषा है। वह चुनाव की भी व्यवस्था करता है। उसके सचिवालय की स्थापना सन 1931 में की गई थी। स्विट्जरलैंड में यह परंपरा बन गई है कि जब तक कोई व्यक्ति अयोग्य सिद्ध न हो तब तक चांसलर अपने पद पर बार बार चुना जा सकता है। तो ये थे स्विस का चांसलर। अब अगले बार में अगली चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।